आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्हें देखकर आपके जहन में कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आपके दिमाग में संगीत के स्वर बजने लगेंगे। देखिए, संगीत मंदिर के प्रवेश द्वार पर संगीत का मंदिर। कभी तो ऐसा थोड़ी है कि मैं मेहनत हो सकती हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी भी लॉकडाउन के भी बड़ा होते हैं, मम्मी भी पापा भी आगे नैयर साहब भी चले गए हैं, जयदेव साहब भी चले गए हैं, धन्यवाद साहब भी चले गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? वही कोई वही आपका कहना है, मोटर गड्ढे तो चलाना है ना। हाँ, सारा थोड़ा खाना जाता वाला है। जो जीविया वही कल्पना बाकी नेक्स्ट अभी अभी 2 माले का मकान है रायपुर वाला। बहुत रोती रही मम्मी भी ये है। तो अब लॉकडाउन में कैसे छोड़ जाता है इनको दोनों के लोगों को चाहिए है। तो सब जगह सब लोग जानते नहीं, एक फ़ोन पर उसको फ्री करवा के मिला के दे गए थे। मेरी तो उनसे फोन है ना कन्फ्यूजन। फिल्मों में संगीत का उतना ही महत्व होता है जैसे एक मानव शरीर में आत्मा का। जी हाँ, जैसे आत्मा एक मानव शरीर को जीवायमान बनाती है, जीवित बनाती है, उसी प्रकार अच्छा म्यूज़िक, अच्छा संगीत एक फिल्म को या उस फिल्म की स्टोरी को जागरूक बनाता है, नया बनाता है, नवीन बनाता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनने बरेली शहर को क्या, पूरे हिंदुस्तान भर को ऐसे ऐसे कलाकार दिए जिन्होंने आज अपना नाम फलक पर पहुंचाया है संगीत के क्षेत्र में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय राज मलिक जी, जिनके विषय में अभी, जिनके इंस्टीट्यूट के विषय में अभी आप लोगों ने हमारे विजुअल्स के माध्यम से देखा। अब हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी जीवनी के विषय में कि ये कहाँ से चले और कहाँ तक आए। सर, बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। मैं आपका सादा चरण स्पर्श मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। अरे भाई, आपका प्यार काफ़ी है इसमें। आप हुक्म कीजिए, आप क्या चाहते हैं? दादा बस थोड़ा सा जानकारी आपसे ये चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, म्यूज़िक के विषय में पूछना आपसे तो एक सूरज से दिया जलाने जैसी बात होगी। तो एक बहुत बड़ा समुद्र है जी, पूरा समुद्र है इसमें। वो समझने की चीज़ है। म्यूज़िक कोई छोटा बड़ा नहीं है, म्यूज़िक का तो विशाल वो है। ये क्या म्यूज़िक को सीखा जा सकता है आसानी से, ये कठिनाइयाँ लगती हैं? पहला सवाल नहीं, बहुत से लोग म्यूज़िकल माइंड होते हैं, वो आसानी से सीख लेंगे। समझना है कि सुर और ताल क्या होती है, उसके बाद फीलिंग्स, शब्दों की जो अदायगी होती है, लफ्ज़ों की, उसकी फीलिंग्स है ना। इस सब की ज़रूरत पड़ती है इसमें। मैंने दादा कहीं पढ़ा था कि सातों स्वर जो होते हैं वो ईश्वर के देवताओं की तरह होते हैं। रोज़ाना उन्हें जगाना पड़ता है, उन्हें जागृत करना पड़ता है, और फिर जब रियाज बंद करते हैं तो उन्हें वैसे ही सुनाना भी पड़ता है। क्या ये हकीकत है? नहीं, हकीकत नहीं होती तो सामवेद तो पूरा इसी पर उतरा हुआ है हमारा। जो 4 वेद हैं, 4 वेदों में जो सामवेद जो है वो इसी पर है। उसको पढ़िए आप, सब कुछ आ जाएगा आपको। संगीत ही पर तो है वो, उस पर तो पूरा लंबी संगीत से लगन कैसे लगी? संगीत से लगन कैसे लगी? हाँ, संगीत से लगन तो मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, है ना। मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी। राजस्थान लोग हमारे सुरीले थे। हाँ, और मेरी माँ की आवाज़ सुन लेते आप तो कहते थे कि शमशाद बेगम है ये। हाँ, और बाई चांस शमशाद बेगम के ही गाने वो बहुत खूब गाती थी, ढोलक बहुत अच्छी बजाती थी। हाँ, माता जी से आपको ये मिला है मतलब? हाँ, पर ये प्रसाद माता जी से? हाँ, और शमशाद बेगम को ही फिर मैं जाके वहाँ मिला। वक्त ऐसा आया, मुंबई जाकर। हाँ, ये तो बाई चांस वक्त ने मिला दिया। मैं कोई एम से थोड़ी गया था। फिर तो बहुत लंबी कहानी है। ये मिले, फिर उसके बाद वो मिले, फिर शेख मुख्तियार, फिर ये तमाम सब, वो नैयर साहब फिर कैसे मिले, जयदेव साहब कैसे मिले। जयदेव साहब बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, वो तो मुझसे कहते थे, बोले राज देखो यार, तुमने भी शादी नहीं करी, मैंने भी शादी नहीं करी है। सरकार ने एक फ्लैट दे रखा था उनको 2 कमरों का चर्च गेट पे। बोले बस
यहीं पर हम लोग हैं, और काम नहीं होगा फिल्मों का तो जंगल्स का काम करेंगे, जो ऐड वैड बनते नहीं है। हाँ, तो खाओ पियो कहाँ चले जाते हो वहाँ पर वो, और आराम से रहते थे। उधर नैयर साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, नैयर साहब तो मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर नैयर साहब मुझसे प्यार नहीं करते तो दुनिया में कभी कहीं नहीं गए। नैयर तो बड़े अलग किस्म के इंसान रहे हैं, वो किसी को नहीं गिनते थे वो, लेकिन बरेली नहीं आते वो। ओपनियर को बरेली लाया मैं, जानी वाकर को बरेली लाया मैं, बिना पैसे दिए कि एक पैसा नहीं दिया किसी को। कैसे आपकी उनकी मुलाकात का एक कोई वाक्य सुनाइए जो आपका और उनका हो, जिससे आपसे वो इम्प्रेस हुए हो। वो मुझसे वहीं इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने जब मेरे सामने आगे पेटी बढ़ाई, पेटी मतलब हारमोनियम, हाँ हाँ, कि लो राज कुछ सुनाओ यार। तो मैं, नैयर साहब आपके सामने मैं क्या सुना सकता हूँ, हाँ मैं तो आपका एक उसके भी बराबर नहीं हूँ तमाम ये। तो नैयर साहब बोले नहीं राज सुनाओ। फिर मैंने उनको अपनी कंपोज की हुई गज़लें सुनाई, क्योंकि यहाँ वसीम बरेलवी हैं, है ना, शहर बरेलवी हैं, रामपुर के राइटर थे, यहाँ के राइटर थे, बहुत राइटर्स की मिली। मैंने गज़लें कंपोज की थी खुद, और सब रागों पे बड़ी मेलोडियस और स्टैंडर्ड की थी। और नैयर साहब ऐसे करके बैठ गए, ऐसे देख रहे थे मुझे कि ये है, हाँ। तो बहुत इम्प्रेस हुए, हाँ। बोले राज यहीं जम जाओ, है ना। फिर नैयर साहब थे, रोशन साहब थे, जयदेव साहब थे। इन लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी बिरादरी है, यही मेरा घर है। मुझे अपनापन लगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अच्छा मलिक साहब, ये फिर बरेली आना कैसे हुआ और बरेली में एकेडमी खोलने का कैसे सोचा आपने, ये कथा क्या थी? एकेडमी खोलने का तैसे सीखा था कि मैं बरेली आता था, चला जाता था, और चूँकि वो पुलिस जगह हमारी पुलिस वालों ने रखी थी, ये जो DIG PSC का कार्यालय बना था ना, स्पेशल मैंने बताया आपको, हाँ। तो वो हमें कोई परेशानी नहीं थी, चौकीदारी कर रहे 24 घंटे वहाँ पुलिस वाला रहता था, हमारा झंडा गड़ा हुआ था वहाँ पर, ये तमाम सब ये वो तो वहीं पर था, वो वहीं पर वो हमने जगह लेके हम कर दी। फिर वो उन्होंने बताया कि ये मलिक साहब इसको ऐसा कर दो, आप तो चले जाते बीच बीच में, और ये जो लड़के लड़कियाँ आपने तैयार कर रहे हैं ये सिखाते रहेंगे, और इसको आप प्रयाग संगीत समिति से जोड़ दो। आप बच्चों के एग्ज़ाम जब होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो मैंने जुड़वा दीजिए। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनको दूसरे कहा कि उन्होंने फ़ोन करा वहाँ पर प्रयाग संगीत वालों ने, मैं कारोबार भिजवा दिया। मैंने क्या, मैं आज तक नहीं गया मैं प्रयाग संगीत समिति, मैंने देखे नहीं किधर नहीं है ना, हाँ। तो बस वो एग्ज़ाम दिलवाने लगे हैं यहाँ, और बच्चों को आते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा बनाते हैं ये वो। अनुमानित संख्या की बात करें तो मलिक साहब ने अब तक कितने विद्यार्थियों को शिक्षित किया होगा म्यूज़िक के क्षेत्र में लगभग? नहीं खैर, ये तो खैर अतिशयोक्ति होगी, है ना। अभी सब मेहनत करना, अभी मेहनत से बन रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो बताना है, करना तो उन लोगों को है ना। कोई व्यक्ति अच्छा कलाकार बन सकता है, कोई विद्यार्थी जैसे आपके पास पहली बार आता है, वो आगे चल के कितना उसके प्रति फोकस्ड है, ये आप कैसे? मेहनत कर लेता है वो 5-6 साल तो यकीनन बनेगा। 5-6 साल मतलब डेडिकेशन के साथ चाहिए उसको। हाँ, 5-6 महीने वाला मामला नहीं होता है, वो तो फिल्मी गाने दुनिया भर का गा रही है, सफाई कर्मचारी भी गा रहा है, वो माली भी गा रहा है, वो भी गा रहा है सभी, है ना। वैसे भी 7 से 7 तक का सफ़र या 7-8 साल का हो गया एक तरह से, एक साल में एक स्वर सीखेंगे तभी तब जाके वो नहीं, स्वर नहीं मतलब उसका देखिए कायदा से कायदा है, मुश्किल काम ये। अच्छा, क्लासिकल क्या ये सिखाने वाला बरेली के आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है। नाग ठाट वगैरह सब आप ही क्या सीखा जाते हैं? हाँ, ना पीलीभीत में है ना बरेली में है, इस क्षेत्र में ख़त्म हो गया। पीलीभीत में सरदार जी अंधे जो थे, राजा साहब की कोठी में जो रहते हैं, हाँ, वो ज्ञानी थे, तो उन्हीं का तो वो है, वो जो वायलिन बजाता था सरदार, जिसने 2-3 फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया है, हाँ, नाम उतर रहा है वो सरदार लोग तो सुरीले होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ना रागों पर आधारित है, इसलिए रागी कहलाते हैं वो गाने वाले, है ना। और रागों पे वो पर्व करते हैं, ताल, तबला और हारमोनियम। सुनो आप, मस्त हो जाओगे आप। एक सवाल मैं जैसे एक पूछना चाहूँगा, मैं बहुत सारे वाद्य यंत्रों को देख रहा हूँ आपके यहाँ, अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि आपसे या आप किसी बड़े कलाकार से पूछूं, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो आपको लगता है कि सारे के सारे वाद्य यंत्रों में सबसे विशेष और सबसे अलग है, जिसको बजाना भी मुश्किल है और सीखना भी मुश्किल है, लेकिन जब ये आ जाता है तो सब पर भारी पड़ता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र? नहीं, ऐसे तो कई बाज हैं, कई बाद ऐसे हैं, है ना। तो ऐसे ये तो बड़ा ऐसा सवाल नहीं है,
क्योंकि सितार भी बहुत अच्छा है, चूँकि जो मेहनत लेता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट मेहनत चाहता है ना वाद्य यंत्र, तो आजकल का बच्चा चाहता है कि मैं 6 महीने में बम्बई पहुंच जाऊं, या बहुत हो साल भर बहुत हो गया है ये, तो उसमें तो कम से कम 5-5 6-6 साल तक तो धर रगड़ करो उसको, उसकी मिठास मेलोडी कैसे होती है ना। सरोद है, सितार है, ये भारत के जितने शास्त्र सब ख़त्म क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि हमने एक कीबोर्ड ले लिया है, उस पर ढुमचुक ढुमचुक म्यूजिक भी दे रहा है वो, आप उसमें बजा भी रहे हो, उसमें कहाँ, तो उसमें आत्मा कहाँ है? वो तो मशीन कर रही है, सब कुछ कर रही है। आत्मा तो सचमुच इंसान गाएगा तो होगी ना आत्मा। अच्छा दादा, ये जैसे स्टूडेंट आपके पास आते हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, पुराने समय में तो लोग संगीत के प्रति बड़े मनमग्न होते थे, संगीत को बड़ा डूब कर सुनना और सीखना चाहते थे। अब जो ये पीढ़ी है, क्या लगता है इनमें रचनात्मकता की कमी है और या गतिशीलता की कमी, मतलब क्या है? मेरे पास तो वही पीढ़ी आती है जो संगीत को समझती है, क्योंकि बुद्धिजीवी सब आते हैं, आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग हैं ना, और वही मेरे पास आते हैं। मैं किसी को बुलाने तो जाता नहीं हूँ, और मैं देख लेता हूँ कि हाँ बच्चे में सही है, दिलचस्पी है, ताल सुर में है, मेलोडी देना, तमीज़ सिखाना हमारा काम है, ये हम उसको ले लेते हैं। तो क्या कोई एज ग्रुप भी होता है किसी बच्चे का यहाँ आने का आपके यहाँ? कोई एज ग्रुप नहीं, किसी समय से जब उसका मन उसे लगता है कि उसे म्यूजिक में कुछ करना है। हाँ, लेकिन 2-4-5 साल के लिए तो आए वो, 2-4-5 महीने में नहीं होता है ये। हाँ, वो तो पैसे देके किसी से करवा लो आप। हाँ, मैं मतलब ये इसलिए सवाल इसलिए ज़रूर था, लोगों को पता भी लगे कि बेहतर आपका विशेष अलग चीज़ क्या है आपके अंदर, आपके संस्थान में, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। इस बच्चे को सुनो अभी, बढ़िया आवाज़ है, बेटा है, लड़का है। जब वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों चीज़ें यहाँ आपके संस्थान में सिखाई जाती हैं? हाँ, दोनों चीज़ें सिखाता हूँ मैं, इसलिए जैसे मैंने, आप मेरे पास आओगे, आप मैं सिखा दूंगा, कहूँगा भाई ट्यूशन ले लो, आगे पढ़ाओ, आगे 2 घंटे के लिए तो चलाता हूँ मैं शाम को ये। अच्छा, वैसे आपके संस्थान की क्या टाइमिंग है वैसे रहती है? शाम को 4 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, और अभी तो मैं 7 बजे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ठंड का माहौल है, ये है, तमाम सब वो है। वैसे हम कभी कभी बस समझ लें 8-9 बज जाते हैं। 4 से 9 शाम को पूरा टाइम रहता है। हमारे साथ एक यहाँ की शिक्षिका हैं निशी मलिक जी, और इस संस्थान को लीड भी करती हैं। आइए उनसे कुछ सुनते हैं, एक ऐसा कुछ सुर में जो आपके दिलों के तार को झंझ कर देगा। मैं आपको बागेश्वरी राग बागेश्वरी सुनाना चाहूँगी, ठीक है? बागेश्वरी है। इसमें कौन सा स्वर वादी और संवादी होता है? इसमें तो देखिए, इसमें कि काफ़ी ठाट जुन माना जाता है, लेकिन लोगों का अपने अपने मतभेद हैं। बहुत सारे लोग इसे खमाज में भी रखते हैं, लेकिन ये काफ़ी में माना जाता है। काफ़ी में इसमें गा कोमल और नी कोमल लगता है। जी जी।
तो इसमें ये जो राग था, ये आपने ये क्या बताने की चेष्टा की गई है इस राग में? ये कौन सा गीत है, मतलब विरह का है, खुशी का है, रात का है, कौन से पैर बिरहा का भी नहीं कह सकते। वो ये कहना चाह रही है, जो गा रही है, कि आप कौन कर रहा है, मतलब कौन अब विनती करे, तुम तो सौतन के पास जाके बैठे हो, मैं परेशान हो गई हूँ। तो थोड़ा सा प्यार भी है और थोड़ा सा गुस्सा भी है। कौन से पहर का राग हुआ फिर? बागेश्वरी तो दूसरे प्रहर में गाया जाता है जी। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी हैं यहाँ की, इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, क्या सीखते हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे वोकल और तबला दोनों सीखती हूँ। क्या कब से सीख रहे हो आप? मुझे 3 साल हो गए वोकल के लिए, और तबला अभी ज्वाइन किया है। 3 साल हो गए आपको? आपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी। कुछ सुनाइए, कुछ ऐसा गाकर कुछ बताइए जी। राग भैरव। मैं बंदिश ले लीजिए डायरेक्टली। ये थे निशी जी और उनकी एक विद्यार्थी, और आपने सुना उनको इतना सुरीला स्वर है उन लोगों का। यकीन मानिए कि संगीत अगर आत्मा है तो शास्त्रीय संगीत अंतरात्मा की आवाज़ है, अंतरात्मा है। और संगीत, शास्त्रीय संगीत को ही सुनकर हिंदुस्तान की मिट्टी में रहने का एहसास होता है। हिंदुस्तान की मिट्टी से भी वही स्वर लहरी निकलती हैं जो कि शास्त्रीय संगीत में अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि से निकलती हैं। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।